प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूँ मनी सेंट्रल, जिसमें हम सरकार की नीतियों, कॉर्पोरेट जगत की हलचल और अर्थव्यवस्था का हालचाल तो लेते हैं, साथ ही आपके जेब से जुड़ी हुई खबरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। और इन खबरों को एनालाइज करने में मेरी मदद करते हैं आर्थिक जगत के वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। फिर से एक बार बजट को लेकर आज चर्चा खूब होने वाली है, क्योंकि शुक्रवार का ही एक और दिन बचा है और उसके बाद जो है शनिवार दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि देश को इस बार कैसा बजट मिलने वाला है। तो पवन सर से हम बजट पर तो एक्सटेंसिवली बात करेंगे ही, और भी बहुत सारी खबरों को लेकर आए। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, जैसा मैंने कहा, नजर बजट पर है, क्योंकि सरकार ग्रोथ बढ़ाने से के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अगले 1 अप्रैल से क्या आपकी जेब में कुछ ज्यादा फायदा पहुंचाने पर बात बनेगी इस बजट में? और क्योंकि माना यही जा रहा है कि सरकार इस बार इनकम टैक्स में दे सकती है छूट, लेकिन क्या ग्रोथ के चक्कर में फिस्कल डेफिसिट पर फिसल तो नहीं जाएगी सरकार? ये है बड़ी चुनौती, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बार का बजट शायद गुजरे कई वर्षों का सबसे चुनौती वाला बजट रहने वाला है। बजट पर हम बात करने वाले हैं और बात होगी रिफॉर्म्स की, कि क्या ये बजट रिफॉर्म वाला बजट होगा या नहीं। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की भी हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो भी खासतौर पर आपके सिप निवेश की, क्योंकि आपकी जेब का हिसाब रखने में ये बहुत मददगार निवेश होता है। और साथ ही में हम आज समझेंगे कि बैंकों की और इसे लेकर रिजर्व बैंक की फिक्र जो है अब क्यों बढ़ रही है बैंकों को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी सेंट्रल। बीते साल जुलाई में जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तब सरकार 8.2% ग्रोथ के तगड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रेवेन्यू को मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं थी, और रिजर्व बैंक से भी 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड ने खजाने को लबालब भर रखा था। इस बैकड्रॉप में सरकार के पास एक बड़ा मौका था कि वो रिफॉर्म की गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दे, लेकिन सरकार चूक गई और इस बजट में रिफॉर्म्स को छोड़कर सब कुछ हमें दिखा था। उस बजट को आए सिर्फ अभी 6 महीने बीते हैं, लेकिन हालात एकदम बदल गए हैं। दूसरी तिमाही में ग्रोथ 5.4% का आंकड़ा आया पर है, तो और चीजें जो हैं फिसलती हुई नजर आ रही हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, खपत को लेकर के चिंता बढ़ी हुई है, और यहीं से शायद सरकार को अब समझ आ रहा है कि भाई बिना रिफॉर्म्स किए बात नहीं बनेगी। इसलिए अब बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या ये होगा बिग बैंग रिफॉर्म वाला बजट। माना ये जा रहा है कि सरकार ने इस बार बजट में आर्थिक सुधारों के लिए कमर कस ली है। बजट में इसका मोटे तौर पर फ्रेमवर्क उतार दिया जाएगा और बाद में एक पूरा रोड मैप सरकार देगी। इन सुधारों के जरिए सरकार एक मजबूत और स्थायी ग्रोथ तय करना चाहती है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रियायतें देने वाली पॉलिसीज भी हो सकती हैं, साथ ही नई नौकरियां पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और नीतिगत दिक्कतों को दूर करने पर जोर रह सकता है। पवन जी, वेलकम वंस अगेन। सरकार के लिए ये बजट बहुत क्रिटिकल टाइम पर आ रहा है, ठीक है, और रिफॉर्म के रास्ते को अब चुनना सरकार के लिए एक आखिरी रास्ता बचा है। उनके पास ये ऑप्शन है, ये करना ही पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हम? नमस्कार प्रियंका। जो सरकार की का बजट आने वाला है, हम सभी लोग ये समझते हैं कि जो पिछली बार बजट आया उसमें सरकार के पास वक्त नहीं था, उसमें सरकार के पास सोचने का एक समझिए कि एक एल्बो रूम नहीं मिला था। साथ ही साथ सरकार को 2 ऐसे दलों के साथ सरकार बनानी पड़ी जिसके बिना सरकार बनाना बड़ा मुश्किल था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद एक जो सोचने का वक्त मिलना चाहिए। सरकार के पास जो सब सारे वेर-विथॉल होने चाहिए। इतने कम समय में अगर अपने बल पर सरकार आती तो मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा प्रियंका कि जब इलेक्शन चल रहा हो, पॉलिसी पे काम चल रहा हो, मतलब इतनी कॉन्फिडेंट हो के सरकार ने चुनाव लड़ा। और मैंने देखा कि इस बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग मंत्रालय देख रहे थे, दिन भर व्यस्त रहते थे, अलग अलग पॉलिसी पे काम हुआ, बड़े डिटेल्ड तरीके से काम हुआ, और जिससे भी आप पूछते वो ये जवाब देता कि हमें तो ये बताया गया है कि अगले 100 डेज में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, हम काम करते हैं, बड़े सघन तरीके से पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन ये इसका कहीं
नामो निशान देखने को नहीं मिला। जब सरकार बनी, जब उसके बाद बजट पेश हुआ तो उसमें बड़े बहुत ही चलताऊ थोड़ी बहुत पॉलिसियां इधर से उधर ट्वीक हुई, जैसे मान लीजिए टैक्स से मुतल्लिक या कुछ और दो चार एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। पर बजाय इसके आपको कोई आमूलचूल परिवर्तन करने वाला उस बजट में नहीं दिखा। जिन खबरों पे हम लोग बात कर रहे हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूं। जैसे चंद्रबाबू नायडू आए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उसके बाद जेडीयू के नेता प्राइम मिनिस्टर के से बजट के बहस के दायरे में मिले। तो मुझे लगता है कि इस बार भी देखिए सरकार की नीयत है कि कुछ सुधार हो, लेकिन पॉलिटिकली कितना संभव हो पाएगा ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको सिर्फ एक जगह ले जाना चाहूंगा। जैसे पहले मोदी वन की बात करिए, 2014 से 2019 में सरकार ने काफी कई ऐसी पॉलिसीज थी जिसपे सरकार ने ट्राई किया। जैसे लैंड पॉलिसी पे सरकार ने ट्राई किया, आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो मेजर जो रिफॉर्म्स है वहां पे सरकार ने ट्राई किया। बेसिक आपने पीएलआई देखा, खैर ये दूसरे रिजीम की बात है। पीएलआई आपने देखा, वो सब ट्राई किया आपने। मुझे लगता है कि सरकार में प्रियंका ये बात काफी सीप इन कर गया है, जहां पे ये एक समझदारी पैदा हुई है कि ये आप जब एक छोटे मोटे जब बेबी स्टेप्स लेंगे और जब तक कोई मेजर बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप 5%, 6% या 7% के दायरे में रहेंगे और फिर जिसके आधार पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब हम तो दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047 में। तो आप ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स से, छोटे मोटी पॉलिसी में इधर से उधर करके आप कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट हासिल करेंगे, ऐसा संभव नहीं लगता है। ऐसे में सरकार इस बार ट्राई करेगी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ प्रियंका, ट्राई करेंगी थर्मामीटर लगा के कि देखते हैं कि बेसिक रिफॉर्म्स करके, जैसे मान लीजिए फिर से एक बार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ट्राई किया जा सकता है, फिर से एक बार लेबर रिफॉर्म्स। आपको पता है कि सरकार आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट को वो अपने बोर्ड पे ले आई है, खासकर लेबर कोड के मामले में। दूसरी और जो चीजें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे किया जाए, टैक्सेशन में रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, आप जीएसटी में रिफॉर्म देखें। हालांकि जीएसटी बजट का पार्ट नहीं है, लेकिन बजट आपको बेसिकली एक मोटा मोटा आपको एक आउटलाइन देता है, जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट में भी जीएसटी में आगे चल के सरकार किस दिशा में कैसे नेविगेट करना चाहती है। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्टेट को बोर्ड पे लेना, स्टेट को ये देखना कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट और ज्यादा पॉजिटिव होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंसेंटिव कैसे दिया जाए, जो कंप्लायंस बर्डन है खासकर लेबर हायरिंग पे, लेबर को एम्प्लॉय करने पे, लेबर रिफॉर्म्स के दायरे में उसको कैसे आसान किया जाए, उसको कैसे थोड़ा और इजी किया जाए ताकि लेबर पार्टिसिपेशन बढ़े और जो खासकर मालिकों की दिक्कत है वो ज्यादा खत्म हो। वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको मतलब आप एक 50% वर्क फोर्स जो इस देश में, उसको इग्नोर करके आप चाहेंगे कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक तरक्की कर लेना, तो वो सरकार इस बात को मानती है। तो ये सब भी छोटे छोटे रिफॉर्म्स, मैं इसको बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े रिफॉर्म्स में आप लेबर में मोटे तौर पे आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स में आप देख सकते हैं, पर उस पर भी ट्राई करने से पहले जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स है सरकार उसके जरिए एक तरह से पानी कितना गहरा है वो मेरे ख्याल से सरकार नापने की कोशिश करेगी, ताकि कैसे फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार किया जा सके, खासकर लेबर रेगुलेशन के मामले में। तो ऐसा कोई सरकार, मतलब इधर उधर हम लोग अखबार में खबरें पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी अखबारों में पढ़ते हैं, प्रियंका विदेश के अखबारों में पढ़ते हैं, तो हम जो ये समझ रहे हैं कि एकदम से 91 वाली स्थिति पैदा हो जाएगी या 97 में जो हुआ था वैसा हो जाएगा। ऐसा न भी हो, तो मेरे ख्याल से जो अब तक हमने देखा है खासकर पिछले 5 साल में, तो सरकार ये अटेम्प्ट लेना चाहेगी, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि दो ऐसे सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में है, जिसको कि अगर सरकार भरोसे में लेके नहीं चलना चाहेगी तो बड़े रिफॉर्म्स शायद नहीं होंगे, पर सरकार ट्राई करेगी, मैं ऐसा मानता हूं।
ओके, सो बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं, लेकिन एक ग्राउंड वर्क हम ज़रूर देख सकते हैं और यहाँ से बात शुरू हो सकती है। सर, आपने ही अभी 1991 से कंपेयर किया कि वैसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो चैलेंजेस है महंगाई को लेकर के, थमी हुई ग्रोथ को लेकर के, क्या आप कुछ सिमिलैरिटीज 1991 के समय से देख रहे हैं? उस समय भी क्या इसी तरह के चैलेंजेस थे और अभी भी इसी तरह के चैलेंजेस है? इनमें कुछ सिमिलैरिटी आपको लग रही है? नहीं, कोई तुलना नहीं है प्रियंका। देखिए 99 में हम किसी लायक नहीं थे। आप मतलब ये कहना थोड़ा कुछ लोग ऑफेंडेड फील कर जाएंगे, अलग बात है। पर 99 में हम जहाँ थे उसकी उसकी चर्चा भी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। कोई मतलब नहीं है हमको उससे कंपेयर करने का। अभी हमारे हमारे पास हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया है। हमारे पास महंगाई दर भी ऐसी नहीं पहुंच गई है जहाँ पे कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जहाँ पे लगे कि अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इकोनॉमी में। ग्रोथ ऐसा नहीं गिर गया है कि बिल्कुल 3% से नीचे चला गया है। 3% भी ग्रोथ हमने देखा है प्रियंका, वो भी 2002-3 में लगभग, मतलब वो भी एनडीए का जमाना था। सो ऐसी ऐसे ऐसे हालात नहीं पैदा हुए। लेकिन वो देखिए, चेंजेस इसलिए नहीं होंगे, रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स इसलिए नहीं लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि हालात वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। बावजूद इसके सरकार ट्राई करेगी। देखिए एक बात समझिए, जो साइक्लिकल स्लो डाउन है, जो साइक्लिकल ड्रॉप है ग्रोथ रेट में, जो साइक्लिकल डिप है, जो साइक्लिकल महंगाई दर है, उसको उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ट्विक करने के लिए कोई आपको बड़े रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे काम से ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़े लीप लेने हैं जो 91 में हमने लिया, तो वो वैसा करने के लिए नहीं तो कम से कम मतलब उसके मिनी आकार का भी रिफॉर्म्स तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अब आप सोचेंगे कि साहब कि हम जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तो ऐसे कैसे होगा? इसलिए आप सरकार ये समझती है कि जितना रिफॉर्म्स अभी किया उसमें इस तरह के ग्रोथ, इस तरह की जॉब एम्प्लॉयमेंट, इस तरह का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर इंडस्ट्री, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। उसकी एक लिमिट है। तो इससे ज्यादा अगर करना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब वो कब लेते हैं? इस बजट में लेंगे, इस बात की संभावना कम है, लेकिन लेनी पड़ेगी, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सरकार के लिए ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट के बीच में एक वो बैलेंस बनाना भी इस बार के बजट में चुनौती रहने वाली है? प्रियंका, पहले ग्रोथ रेट को बैलेंस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रिलैक्स कर दिया, या जो टारगेट था उससे समझौता कर लिया। ऐसा कितनी बार हुआ है? मतलब एक बार नहीं, ऐसा कितनी बार हुआ है। इस बार भी सरकार, मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस सरकार के पास हैं, अभी सरकार शायद इस निष्कर्ष में नहीं पहुंची कि हमारे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ग्रोथ रेट ठीक है, साइक्लिकल तरीके से डाउन है। क्या पता अगले मतलब नेक्स्ट फिस्कल ईयर के दो क्वार्टर के बाद ये थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो सरकार ये चाहेगी कि फिस्कल डेफिसिट को जो है वो एक जो टारगेट है उसको हासिल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये हो कि ग्रोथ जो है वो इम्पैक्टेड ना हो, वो ग्रोथ कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो लेकिन अब फिर भी मैं ये समझता हूं कि अगर सरकार को कहीं लगेगा कि इसको फिस्कल डेफिसिट अगर आपको कंट्रोल करना है, तो उसके चक्कर में कहीं ग्रोथ अगर हो जाएगा, ग्रोथ को कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो शायद सरकार जो है वो थोड़ा उदार हो सकती है इस मामले में। बहरहाल ये समझिए मोटे तौर पे कि आप खाली सरकार के भरोसे चाहेंगे कि ग्रोथ आपको हासिल हो जाए गवर्नमेंट स्पेंडिंग के द्वारा, तो ये लॉन्ग टर्म में ये फिजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। आपको प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। अगर वहां नहीं कराते हैं तो खाली आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग के भरोसे चलेंगे, तो वो एक लंबा रास्ता नहीं है। प्राइवेट स्पेंडिंग को कैसे सरकार जो है बढ़ावा देती है, ये भी एक चुनौती रहेगी। और कैसे जो है प्राइवेट स्पेंडर्स जो अपनी जेब खोलते हैं
वो भी बात जो है वो देखने लायक रहेगी। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स की, और म्यूचुअल फंड्स का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सिप के ज़रिए निवेश करना एक पॉपुलर अब जरिया बन गया है। हमने सिप इन्वेस्टमेंट्स की पॉपुलैरिटी देखी है और अब सबको पता है सिप क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें बाजार में ABCD भी नहीं पता, वो भी अब सिप कर रहे हैं। बीते सालों में इनमें मिले रिटर्न्स ने शायद किसी को निराशा भी नहीं दी है, लेकिन अब हालात थोड़े से बदल गए हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ी डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। असल में जिन इन्वेस्टर्स ने गुजरे साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप शुरू की है वो नुकसान में बैठे हुए हैं। नुकसान का मतलब है कि इनके रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो गए। बीते 4 महीने में शेयर बाजार में गिरावट हमने देखी और इसका असर सिप इन्वेस्टर्स पर भी पड़ा, उनके रिटर्न पर भी पड़ा। 715 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चल रहा है कि मंथली सिप के जरिए होने वाले इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एवरेज तौर पर 7.1% डाउन है। इनमें भी सबसे ज्यादा मार उन स्कीम्स पर पड़ रही है जो कि 2024 में सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही थी और इस वजह से इनमें तगड़ा पैसा भी आ रहा था। इंटरनेशनल इक्विटीज में पैसे लगाने वाले एक फंड ने सबसे ज्यादा 30% रिटर्न दिया है, जबकि सबसे बुरी मार जिस फंड पर पड़ी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जहां इन्वेस्टर्स को 32% का लॉस हुआ है। स्मॉल कैप फंड्स में औसतन 10.6% का लॉस इन्वेस्टर्स झेल रहे हैं। थीमैटिक फंड्स की बात करें तो 2024 में बुल रन के दौरान ये इन्वेस्टर्स में हॉट फेवरेट रहे थे। 19% जितना तगड़ा नुकसान अब सेक्टोरल फंड्स में हो रहा है। अगर आप एम्फी के मंथली इनफ्लोज देखेंगे तो पूरे 2024 में सेक्टोरल और थीमैटिक वो ऐसी कैटेगरी रही थी जहां सबसे ज्यादा तगड़ा इनफ्लोज आ रहा था। वहां इन्वेस्टर्स ने यानी खूब पैसा लगाया और अब देखिए यहां तगड़ा नुकसान भी हो रहा है। पावन जी, ये सिप जो है इसको कहा गया सेफ है, अब जो है कहीं ना कहीं जो लोग सिप में निवेश कर रहे थे अपने पोर्टफोलियो को जब देख रहे हैं माइनस में जाते हुए, तो आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जो है मूड खराब है और बाजार के हालात अभी जो है 2025 में थोड़े से ऐसे ही रहने वाले हैं, कोई बहुत आपको तगड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला है? इसमें प्रियंका, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो उछाल आपने देखा वो खासकर पोस्ट कोविड, देखिए ओवरऑल जो बाजार की सिचुएशन है वो आपको बाजार के जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब जगह आपको दिखाई देगा। ये इसमें कोई मतलब ऐसा कोई नया रीजन में ढूंढने की फिराक में नहीं हूँ, और कुछ इसमें नया ढूंढेंगे तो आपको ट्रेडिशनल जो मार्केट की थ्योरी है उस पर आपको जाना पड़ेगा। इसमें देखिए निराश होने वाली बात खासकर उनके लिए है जो नए एंट्रेंट्स थे, जो नए इन्वेस्टर्स थे, 1 करोड़ से ज्यादा या 1.5 करोड़ के आसपास जिन्होंने पैसे लगाए थे, जो ट्रेडिशनली बड़े मतलब उस जगह पे पैसे लगाते हैं, कंजर्वेटिव जगहों पे, जहाँ पे उनका एक सर्टेन रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में मिलना तय है। अब ऐसे लोगों ने वहां से पैसा निकाला, वो मतलब अब ये अलग बात है कि कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। जो 1 करोड़ से ज्यादा नए यूनिट होल्डर्स हैं, जो पिछले साल उनका इजाफा देखा गया, वो सब मतलब मार्केट में जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके जिन जगहों पे उनके फंड ने पैसे लगाए वो सब धूल चाट रहे हैं। लेकिन बाजार देखिए यहाँ से अगर लॉस की तरफ जाता है, जो कि चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं दोनों तरह के एनालिसिस पढ़ता हूँ, जिसमें कुछ लोग बड़े बुलिश हैं, देखते हैं कि साहब अभी आने वाले टाइम में भी बाजार शायद ऐसा ही रहेगा, और ये जो मार्केट डाउन होने का जो सिलसिला है, ये वक्ती हालात हैं, ये भी आने वाले टाइम में बदल जाएंगे। और संभव है कि बजट में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आप देखें जिससे बाजार को एक तरह से कहें तो संजीवनी मिल सकती है। साथ ही साथ मार्केट अभी काफी डिपेंड करेगा उस पर कि अमेरिका से हमारे संबंध कैसे रहते हैं, और मोर ओवर ये मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात में मुझे लगता है कि मार्केट को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमारा उनके साथ सहयोग कैसा है, हमारा उनके साथ एक्सपोर्ट्स कैसा है, हमारा उनके साथ डिफेंस में कोलैबोरेशन कैसा है, मतलब कैसे हमारी और उसकी इकोनॉमी के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे इंटीग्रेट होंगे, कैसे एक दूसरे को लिवरेज करेंगे। तो उस सूरत में मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा बेहतर होगा तो ये
जो एसआईपी की बात जिसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग मिड कैप का एग्जांपल दिया आपने, फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल दिया, वो सब जिस निचाई पे चले गए हैं, जो जो लॉस हो गया वो हो गया। शायद मुझे लगता है कि एसआईपी अपने ढलान के बिल्कुल अंतिम स्तर पे, अंतिम बिंदु पे, यहाँ से मार्केट पता नहीं जितना भी उठेगा, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शायद वहां से मेरे ख्याल से निफ्टी बेहतर करेगा, सेंसेक्स बेहतर करेगा। तो मेरे ख्याल से सिप भी एक तरह से आप कहें तो ऊपर जाने की संभावना मैं देखता हूँ, नहीं तो कम से कम यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा। लोग जिन्होंने अब जो नए लोग पैसे लगाएंगे उनके लिए इतना लॉस शायद नहीं होगा जितना कि उन्होंने पहले पैसे लगाने वालों को हुआ। और 2024 में देखिए, एक मतलब ये इनकी 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 किस्मत खराब थी कि मार्केट भी खराब हो गया, हालात भी ऐसे खराब हो गए। तो उस हिसाब से मतलब ये तो वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में से माना जाता है, जहां पे लोग भाई क्यों लगाते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा, म्यूचुअल फंड में पैसा, क्योंकि वो लोग समझते हैं अच्छा ठीक है, हम मार्केट को नहीं समझते तो हम किसी और के जरिए पैसा लगाएंगे जो हमें समझाएगा, और या जो मार्केट को ज्यादा समझता है। हम उसमें रिस्क ज्यादा है, तो आप रिस्क हेज करते हैं भाई, या तो आप डायरेक्ट पैसा लगाइए जहां पे रिस्क की संभावना ज्यादा है, जहां से आप लूट पीट के वापस आ सकते हैं। आप 100 रुपए लेके जाएंगे, सुबह में शाम में आप 0 बना के आ सकते हैं, और संभव है कि उसमें से माइनस भी हो जाएगा आपको। तो उसमें जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में पैसे बनाए हैं, वो एक अच्छा सा टाइम था मेरे ख्याल से। ये एक विंडो दिखा है जहां पे इनका लॉस हुआ है। यहाँ से थोड़ा अगर बेहतर होगा मार्केट, तो आप देखिएगा फिर से हो सकता है कि इस तरह का रिटर्न उनको नहीं हो, जैसे आपने एग्जांपल दिया 30% का रिटर्न हुआ एक जगह। कुछ लोगों ने एक सर्टेन किस्म के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में 30% का नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा करना चाहिए। ओके और वैसे भी यही समझ में आता है कि सिप में निवेश आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म ब्लिप तो ज़रूर नज़र आया है, और नुकसान भी उनको ही ज़्यादा हुआ जिन्होंने अभी शॉर्ट टर्म में निवेश किया था। जो पहले से निवेश कर रहे हैं और वो लंबे अवधि में के लिए जब निवेश करते हैं, तो सिप ऐसे ही लोगों के लिए इस गठन ही हुआ है इस तरह के निवेश का कि आपको लंबी अवधि में ये फ़ायदा देगा, और इसको लेकर अभी बहुत चिंता करने की बात नहीं है। पवन जी की बातचीत का मैं ये सार निकाल रही हूँ, लेकिन चिंता अब हो रही है बैंकिंग सेक्टर की। यहाँ ये सवाल अब पैदा हो रहा है कि क्या घरेलू बैंकिंग सेक्टर एक मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिजर्व बैंक सख्त है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज किस तरह से इस पूरे सेक्टर को स्ट्रेस में ला रहे हैं, इसका जिक्र हमने कई बार मनी सेंट्रल में आपके साथ किया है, पवन सर से इस मुद्दे को समझा है। लेकिन अब ऐसा ही मसला स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक इन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऊंचे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और बढ़ते एसेट क्वालिटी स्ट्रेस को लेकर परेशान है। ये बैंक अब रिजर्व बैंक की गहन निगरानी में आ गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि आरबीआई ने इन बैंकों को स्केल बढ़ाने के लिए मर्जर का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक कुछ वक्त पहले इन बैंकों के मैनेजमेंट के साथ मुलाकात भी कर चुका है। इन बैंकों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उत्तराधिकार योजनाओं को लेकर भी रिजर्व बैंक अपनी फिक्र जता चुका है। पवन सर, अब जो है स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर ये सवाल कुछ उठ रहे हैं, और आप किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर देख रहे हैं? क्या इन बैंकों में आम लोगों का पैसा सेफ नहीं है? तो ये कहना प्रियंका ठीक नहीं होगा कि इन बैंकों में आम लोगों का पैसा सेफ नहीं है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये बैंक अलग अलग किस्म के ट्रबल में हैं, जैसे खासकर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी बात आप कर रही हैं, इसमें 2 तरह की दिक्कत है कि एक तो जो ज्योग्राफिकली जहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेजेंस है वहाँ पे इनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, वहाँ पे इनका एक्सपोजर बहुत हाई है। दूसरा, एक पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ पे इन्होंने MFI में लोन दिया हुआ है, वो अपने वहाँ पे इनका एक्सपोजर बहुत हाई है। तो एक तो ज्योग्राफिकल रीजन हुआ, दूसरा जिस किस्म का क्वांटम इन्होंने दिया हुआ है वहाँ पे इनको निगरानी आगे रखने की जरूरत है जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। मैं फिर आपको थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल सी बात करूंगा। बहुत मैं थोड़ा ओल्ड फैशन आदमी हूँ प्रियंका, तो मुझे कई बार जो इतिहास दोहराता हुआ ऐसा लगता है। इस देश में जब प्रियंका जब 91 के बाद जब रिफॉर्म्स हुए, आपको पता है, जब न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दिए गए लाइसेंस, जिसमें अभी हम लोग HDFC बैंक को देखते हैं, ICICI बैंक को देखते हैं, जो और एक्सिस बैंक है, फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक है।
ये इन बैंकों के अलावा आपको याद होगा कितने और बैंक थे जो बैंक बंद हो गए। जैसे मैं 3-4 एग्जांपल आपको देख बताता हूँ। जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक नहीं रहा, जैसे सेंचुरियन बैंक नहीं रहा, जैसे बैंक ऑफ पंजाब नहीं रहा। उसी तरह से ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स में से लॉर्ड कृष्णा बैंक नहीं है, जिसका मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हो गया। आप जब जब लाइसेंस बटे 91 के बाद आरबीआई ने जब न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया, तो दुनिया भर के बैंक्स आए, जिसमें जिसमें एक टाइम्स बैंक हुआ करता था, बाय द वे आपको याद दिलाता हूं मैं। थोड़े टाइम के बाद जब बैंक आपाधापी में लगते हैं, तो उसके बाद वो ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं, एक्सपोजर बहुत हाई हो जाता है, कस्टमर को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोन्स में गड़बड़ होती है, स्ट्रेस हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद बैंक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि साहब ऐसा है कि हम अपनी दुकान या तो बंद करें, या फिर हम उसके बाद जो बड़े बैंक हैं वो उनको खरीद लेते हैं, या उनके साथ उनका मर्जर हो जाता है। हालात ये मैं इसलिए अब आपको बता के समझा रहा था कि ताकि जो लोग बैंकिंग को समझना चाहते हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल फाइनेंस बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आए हुए आप समझिए मोटा मोटा में 8-10 साल हो चुका है, और ढेर सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक देश के अलग अलग हिस्से में काम कर रहे हैं, अलग अलग ज्योग्राफी में काम कर रहे हैं। हुआ क्यों था? हुआ ये था कि भाई क्रेडिट सप्लाई माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को बढ़ाने थे, फार्मिंग सेक्टर को बढ़ाने थे, और पर्पस वही थे कि जो सेक्टर और सेगमेंट जो अनबैंक्ड है और जो अंडर बैंक्ड है, जहाँ पे जो यूनिवर्सल बैंकिंग में है वो नहीं सर्व कर पा रहे हैं, उसके लिए इनको लाया गया था। पर बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस हुआ ये कि इनको अपने जो क्रेडिट फ्लो है उस पे निगरानी रखने में थोड़ी कहीं चूक हुई। उस वजह से आप देखेंगे इनका एक्सपोजर बहुत हाई हो गया, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हाई हो गया, या पर्टिकुलर ज्योग्राफी में। जैसे एक एसाफ बैंक है, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सारा उसका मैक्सिमम एक्सपोजर आपको केरला में दिखेगा। तो ये सरकार के लिए, ये आरबीआई के लिए चिंता का विषय है। अब ऐसे में आपने देखा, मैं तो अभी दो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक दूसरे से मर्जर हुआ। आगे आने वाले टाइम में भी मैं देखता हूं कि या तो हालात ऐसे हो जाएंगे जहां पे आरबीआई को फोर्स करना पड़ेगा कि दो बैंकों का या तो मर्जर हो या इसका अमलगमेशन किया जाए। और वैसे भी अगर आरबीआई बहुत नहीं भी फोर्स करेगी, तो मार्केट डायनेमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स के हिसाब से आने वाले टाइम में जिस तरह से ये स्ट्रेस्ड होंगे, इनका लिए काम करना प्रियंका मुश्किल हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप देखिएगा तो आपको जितने अभी आपके पास नंबर हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, पता चलेगा आपको कि उसमें से आधा रह गए। क्योंकि ये आज न कल ये यहाँ पे जो शेकअप होना लगभग तय है। ओके लेकिन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पर भी मैं एक आपका क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगी। एसएपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय बैंक ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोन ग्रोथ में सुस्ती देख रहे हैं, मार्जिन पर प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो कर्ज देती हैं, इसके बारे में मैं और आप लगातार बात कर रहे हैं, और अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप जो कह रहे हैं, तो क्या पूरा जो भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है ये क्या उस पॉइंट पर खड़ा है जहां पर चिंताएं ज्यादा हैं? अभी एमपीसी की मीटिंग इस पे चर्चा हुई है आरबीआई के अलग अलग मीटिंगों में। मैं आपको कुछ लोगों से बात करके बता रहा हूं। तो देखिए, आप एक तरफ तो आरोप है कि बैंक जो है वो क्रेडिट ऑफ टेक नहीं दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे लोन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं है। तो आप अभी आपने बैंकों में लिक्विडिटी की समस्या देखी, तो ये बड़ी ट्विन प्रॉब्लम आ गई है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, आप लोन नहीं दे सकते, आप लोन देने की हालत में हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कोई, मुझे लगता है कि अगले हो सकता है इसी बजट में सरकार कोई ऐसा डायरेक्शन तय करे, या आरबीआई अगले एक दो महीने में कोई ऐसा 2-4 मीटिंगों के बाद कोई ऐसा डायरेक्शन तय करे जिसमें बैंकों के लिए विन विन सिचुएशन जैसा हो। लेकिन बावजूद इसके मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आरबीआई बहुत सतर्क है, आरबीआई बहुत अलर्ट है। और साथ ही साथ वहां पे अभी देखिएगा तो अगले एक साल के अंदर, मतलब अगले साल मार्च में अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे यहाँ से ठीक एक साल बाद, तो देखिएगा कि इसमें 2-3 बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं रहेंगे तो कोई मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। ओके चलिए, इसी नोट पर आज के शो में इतना ही रैप अप करते हैं अपनी बातचीत को। पवन सर, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मनी सेंट्रल देखने के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि मनी सेंट्रल के साथ साथ मनी 9 पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप अभी तक आपने मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बजट डे के दिन पूरे दिन मनी 9 जुड़ेगा लाइव आपके साथ। बजट के हर पहलू को हम कवर करेंगे, हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे, चाहे वो बाजार की बात हो, चाहे वो आपकी जेब से जुड़ी हुई, आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई बात हो, बिजनेस की बात हो या इकोनॉमी की बात हो। एक्सपर्ट का बड़ा पैनल मनी 9 की पूरी टीम के साथ दिन भर रहेगा आपके साथ लाइव, जहां आप हमारे एक्सपर्ट्स को तो सुनिए ही, साथ में अपने कॉमेंट के जरिए आप अपनी राय भी रख पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा मनी 9 शनिवार 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से लाइव। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।